सो हेलो पीपल, दिस योर चैनल सी टी वी एंड अभी हमने जो है 70 MCQs कर चुके हैं। प्रीवियस के जो है आप वीडियोस को देख सकते हो चैनल पे जाके। एंड अब हम जो है रिमेनिंग MCQs को करेंगे। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ आपको कमेंट करना है, हेट बिल्कुल भी नहीं। अगर कंस्ट्रक्टिव कुछ अच्छा कमेंट करना है तो आप बताइए क्या इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं। एंड ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, राइट। सो बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या बोल रहे इधर कि मन्नत लिमिटेड जो LLC है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मन्नत लिमिटेड LLC कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया प्रपोज टू स्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। इशू प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस इशू करे, ऑब्वियस सी बात है सिटीजन ऑफ इंडिया को कि भैया सब्सक्राइब कर लो मन्नत कंपनी की सिक्योरिटीज़। अब मन्नत कंपनी जो LLC है, जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई थी, हैज़ बीन इनटू बिजनेस फॉर मोर देन 2 years सिंस द कंपनी रिसीव द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। 2 साल हो चुके हैं उसको सर्टिफिकेट मिले हुए। अब देखो 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। प्रॉस्पेक्टस वॉज ड्यूली डेटेड एंड साइन, प्रॉस्पेक्टस से बाकायदा डेट भी थी, इस तारीख का प्रॉस्पेक्टस है, और साइन भी करके रखा है, बट डिड नॉट कंटेन पर्टिकुलर रिलेटिंग टू इनैक्टमेंट। तो इनैक्टमेंट नहीं बताया है अंडर विच मन्नत कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। और भी अपन ने पढ़ा था क्या 2 साल तुमको हो चुके हैं तो तुमको ये इनैक्टमेंट ये सब चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको वापस पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इनैक्टमेंट नहीं बताया जिसके अंडर में जो है मन्नत कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो क्या नहीं बताया, इनैक्टमेंट नहीं बताया है। एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी डिटेल रिलेटिंग टू इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, तो डिटेल्स रिलेटिंग टू इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया भी नहीं बताया। अब वैलिडिटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस के रिस्पेक्ट में आपको एग्जामिन करना है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे, बिजनेस कमेंस करे, 2 साल हो चुके हैं। इनकॉर्पोरेट की जगह बेटर वर्ड है कि भैया कमेंसमेंट करे हुए 2 साल हो चुके हैं। तो कंट्री, जिस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है, किस इनैक्टमेंट के तहत ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, कि अगर आपको बुक्स एंड डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन करने हैं तो इंडिया में ये प्लेस ऑफ ये एड्रेस रहेगा। ये 3 चीज़ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तो चीज़ एंटर करनी पड़ेगी। अब 1 सेकेंड, क्या 3 चीज़ें नहीं देने की है? सबसे पहले तो पर्टिकुलर डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वापस मैं बोल रहा हूँ, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस कंपनी को लेकर आए थे। इनैक्टमेंट, ठीक है, किसके अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर इनैक्टमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो पर्टिकुलर डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड इनैक्टमेंट के अंडर में, एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन जो भी है। पर इधर तो इसने साथ ही साथ डिटेल्स रिलेटिंग टू स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, इंडिया में जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है जो है, उसकी इनकॉर्पोरेशन की कंट्री, इधर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे क्या क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिटेल भी देनी पड़ती, पर इसने ये नहीं दी। तो ऐसे केस में भैया प्रॉस्पेक्टस तो इशू करना इनवैलिड है, क्योंकि कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं दे के रखा है। तो क्या लिखा है, यस तो आएगा नहीं, इनवैलिड है इन लॉ एज इट डज नॉट मेंटेन द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू इनैक्टमेंट, क्योंकि ये इनैक्टमेंट के पर्टिकुलर को मेंटेन नहीं करता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि इनैक्टमेंट के पर्टिकुलर तो वैसे भी मेंटेन नहीं करने, 2 साल हो चुके तो इनवैलिड इस पॉइंट पे तो नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि प्रॉस्पेक्टिव इशू इनवैलिड है क्योंकि इसका डज नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड है। पर ऐसा नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो नहीं हो, प्रॉस्पेक्टस आप इशू कर सकते हो, तो ये भी गलत है। प्रॉस्पेक्टस इशू इनवैलिड है, इनवैलिड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर पर्टिकुलर नहीं है रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि इस प्रॉस्पेक्टस में वो पर्टिकुलर नहीं है। एंड ये आंसर इसलिए करेक्ट हो जाता है। कम से कम ये चीज़ एंटर करते तो ये प्रॉस्पेक्टस तुम्हारा वैलिड हो जाता, ठीक है। आकार सोलर एनर्जी वॉज अलाउड द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी आफ्टर सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट वॉज इशू ऑन 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई को सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो दिल्ली हरियाणा की है, मेंशन द लेटेस्ट डेट आफ्टर विच रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड टू इनिशिएट प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, कितने साल बाद स्ट्राइकिंग ऑफ की प्रोसेस चालू कर देंगे अगर वो डॉर्मेंट ही रहा तो। मेरे ख्याल से 3 साल है, जबकि आंसर है 5 साल, ठीक है। तो 5 साल बाद स्ट्राइक ऑफ चालू हो जाएगा सुओ मोटो। इस तरीके से जो है इसका आंसर 5 साल जो होते हैं वो तो 2023 पे ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नैनी मैरकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 9 जून 2017 को, ठीक है, डेट लिख लो 9 जून 2017 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, और उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे एंड एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं करे। फॉर द टाइम बिंग द कंपनी डिजायर्ड टू बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव कंपनी,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करे, फॉर द टाइमिंग द कंपनी डिसाइडेड टू बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव कंपनी सिंस इट डज नॉट इंटेंड टू कैरी ऑन बिजनेस परमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम। तो वो बिजनेस भी कैरी नहीं करके रखी जो मेमोरेंडम ने बोल के रखा है। और एज टू व्हेन आरओसी कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देना है तो कब दे सकते हैं। तो वही बात करके रखी कि इनएक्टिव कंपनी क्या होती है कि कोई बिजनेस कर नहीं रहा है, पिछले 2 साल के जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, कोई पिछले 2 साल कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करे हैं, या पिछले 2 साल से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आपने फाइल नहीं करे हैं। तो इधर आपने फाइल ही नहीं करे पिछले 2 साल। अब पिछले 2 साल क्या होते हैं, ठीक है, पिछले 2 साल क्या, तो आपने 17-18 का तो फाइल नहीं करे, 17-18 के तो फाइल नहीं करे। अब आप नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अब 18-19 का फाइल मत करो, बस आप होगा डोरमेंट कंपनी, ठीक है। बाकी में तो ऐसे 3 साल के देखे रखे, हमको तो ऐसा है कि सिर्फ हमने नेक्स्ट ईयर का फाइल नहीं करा और हम हो जाएंगे डोरमेंट कंपनी। चलो बात करें तो जो रुद्र एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फाइल अ कंप्लेंट, उसने कंप्लेंट फाइल करी है कंपनी अगेंस्ट द कंपनी फॉर इलीगल इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। तो उसने कंप्लेंट फाइल करी है कंपनी के अगेंस्ट में, क्या देखो इलीगल इशू हो रहा है, सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रही बिफोर द स्पेशल कोर्ट, ठीक है। ये कंप्लेंट बिफोर द स्पेशल कोर्ट करी एंड स्टेट द करेक्ट बेसिस फॉर रिजेक्शन ऑफ द सेड कंप्लेंट। अब बेसिस बताओ कि किस बेसिस पे इसको रिजेक्ट करेंगे, उस कंप्लेंट को रिजेक्ट करेंगे। तो वापस मैं बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय कंपनी का, उसने कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट द कंपनी फॉर इलीगल इशू। क्या ये तो इलीगल इशू कर रही है, ये तो इलीगल इशू कर रही है, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रही है, वो स्पेशल कोर्ट को उसने कंप्लेंट कर दी। तो अब ये कंप्लेंट कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी इलीगल इशू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ कर रही है, तो कंप्लेंट स्पेशल कोर्ट को करी, फिर क्यों कंप्लेंट को रिजेक्ट करना। चलो होंगे कुछ बेसिस। अब मेरे को बताओ कि कंपनी के अगेंस्ट में फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी के अगेंस्ट में फाइल करेगा तो क्या एम्प्लॉय कंपनी के अगेंस्ट में फाइल कर सकता है? कि एम्प्लॉय शेयर होल्डर मेंबर समझ में आता है, एम्प्लॉय फाइल करेगा क्या? ट्रांसफर, अब सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो रही है, एम्प्लॉय को क्या लेना देना, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है इधर, देयर इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट। देखो ये तो गलत है, स्पेशल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में तो है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। ये ऐसा है कि ज्यूरिसडिक्शन स्पेशल कोर्ट का है, पर एम्प्लॉय जो है कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है, ठीक है। इधर ऐसा है। सो इस तरीके से जो है हमने ये पढ़ा है, और ये एक अच्छा जो है क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करें। चलो जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABCDE आर द डायरेक्टर्स ऑफ इलाइट लिमिटेड, ठीक है। CDE 5 है डायरेक्टर ऑफ इलाइट लिमिटेड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ जो इलाइट लिमिटेड है कंडक्टेड 5 बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अभी इलाइट लिमिटेड है, पब्लिक है, ठीक है। 5 बोर्ड मीटिंग करी 1920 में, तो ठीक है, तूने करी तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इन ACD, ठीक है, ACD ने अटेंड करी सारी बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो ACOD ने, ABCD में से ACOD ने अटेंड करी सारी बोर्ड मीटिंग। B ने अटेंड करी 4 बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो अब ACD ने अगर सारी बोर्ड मीटिंग अटेंड करी, मतलब 5 अटेंड करी, B ने कितनी अटेंड करी? B ने अटेंड करी 4 आउट ऑफ 5 मीटिंग, वेयर एज E फेल टू अटेंड दी ऑल बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब पूरे साल भर में उसने मीटिंग ही नहीं अटेंड करी, तो 167 तो ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाता है। अब E ने वेकेट ही नहीं करा अपना ऑफिस, तो भैया तुमने नहीं अटेंड करा, तुम वेकेट करो अपना ऑफिस, तब पनिशमेंट लग जाएगी और क्या 167 की। तो अपन ने इधर पढ़ा ही था कि कॉन्ट्रावेंशन अगर 167 का करा है तो इम्प्रिजनमेंट 1 साल का, फाइन 1 लाख से 5 लाख तक का है, राइट। तो देख लो, इम्प्रिजनमेंट 1 साल का, फाइन 1 लाख से 5 लाख तक का है, ये तो सही हो गया। 25,000 वाला सीन तो है नहीं, ठीक है। इफ मिस्टर ई इज पनिशेबल विद अ ट्रायल इफ द स्पेशल कोर्ट थिंक फिट, स्पेशल कोर्ट को लगेगा तो वो होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मिस्टर इज पनिशेबल ओनली विद द इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। देखो इम्प्रिजनमेंट ओनली तो नहीं है, फाइन भी लग जाएगा। तो कायदे से जो है आंसर, ये आंसर जो है 1 होना चाहिए, पर इसमें आंसर 1 नहीं है, इधर आंसर है B वाला, मतलब 1 और 3, राइट। वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि मिस्टर ई इज पनिशेबल विद ट्रायल इफ स्पेशल कोर्ट थिंक फिट। तो पनिशेबल तो है, ठीक है, पनिशेबल विद ट्रायल, ठीक है, विद इफ स्पेशल कोर्ट थिंक फिट, स्पेशल कोर्ट अगर लगेगा तो वो ट्रायल भी कराएगी। तो कंडक्ट अ ट्रायल इन समरी वे ऑफ सच एन ऑफेंस, समरी ट्रायल करना तो समरी ट्रायल भी करेगी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कि 1 के साथ 3 भी इन्होंने जोड़ा, ठीक है, समरी ट्रायल को भी रखा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मुंबई हैज़ मूव्ड एन एप्लीकेशन अंडर 272, ओके, 272 में एप्लीकेशन जो है मूव करी है।
टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, तो आरओसी ने जो है एप्लीकेशन, ठीक है, तो आरओसी ने ट्रिब्यूनल को मूव करी है 272 के, ठीक है, 272 में, फॉर वाइंडिंग अप ऑफ योद्धा कंपनी लिमिटेड। द एप्लीकेशन हैज़ बीन पेंडिंग, अब वहाँ पे पेंडिंग है। ट्रिब्यूनल कंसीडरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज टू द एप्लीकेशन हैज़ रेफर्ड द मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट टू मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल। अब उसने क्या किया, मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल में भेज दिया। तो क्या ट्रिब्यूनल रेफर कर सकती है प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट टू मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल? अब बताओ, मतलब कि इसमें इन्होंने मिसलेनियस से भी क्वेश्चन पूछ लिए, राइट। तो अगर देखा जाए तो भाई हर जगह से पूछ रहे हैं, हर जगह से पूछ रहे हैं। इन्होंने मीडिएशन कंसिलेशन पैनल से पूछा जहाँ से क्वेश्चन ऐसा आते नहीं है। तो अगर बात करें मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल की, तो जो एनी प्रोसीडिंग जो भी पेंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ट्रिब्यूनल में, अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जो भी है, तो उसमें पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग ये जो है पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स से तो जाएंगे। अगर ट्रिब्यूनल की इच्छा हो तो सुओ मोटो भी जा सकता है। ठीक है, तो सुओ मोटो जा सकते हैं। अब कैन नॉट तो नहीं आएगा, कैन नॉट भी नहीं आएगा। अब दो चीज़ है, कैन आएगा। ठीक है, कैन सुओ मोटो रेफर एनी मैटर पर्टेनिंग टू सच प्रोसीडिंग टू द मीडिएशन कंसिलेशन पैनल ओनली आफ्टर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रायर अप्रूवल जो है हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी। सुओ मोटो जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रिया कंपनी लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी एक्ट 2013 में, उसने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया 1 लाख का। जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है 29A में रजिस्टर्ड को कर रहा है उसने। तो जो स्टैट ऑडिटर है ऑफ द कंपनी वाइल रिव्यूइंग द एरिया ऑफ डोनेशन, ठीक है, केम अक्रॉस ट्रांजेक्शन एंड फाउंड दैट नो प्रॉपर बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथराइज द डोनेशन वॉज मेड, कि इसने तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास ही नहीं करा। और देखो हमने इधर ही पढ़ा है कि जो बोर्ड रिजोल्यूशन है वो बोर्ड रिजोल्यूशन तो लगेगा, RBC OR भले ही नहीं, पर बोर्ड रिजोल्यूशन तो लगेगा। तो इसलिए फिर जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ने पनिशमेंट फेस करा और इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का पनिशमेंट भी और इम्प्रिजनमेंट भी। वो फाइन जो लगा 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसका 5 गुना। ठीक है, तो 5 गुना पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, 6 महीने का। तो ये कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑफेंस में आता है? तो सी इसको स्टार मार्क करो क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, राइट। एंड जो मिसलेनियस क्वेश्चन है यू जनरली इसका कवरेज बहुत ही कम रहता है, बट इस पर भी MCQ देखे गए हैं। तो इधर हम जो है डायरेक्ट इधर हम ये समझते हैं कि अगर जो है इस टाइप का क्वेश्चन आया, ठीक है, एज इट इज़ कभी आया, तो ये नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। बाकायदा जब हम मिसलेनियस पढ़ेंगे, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा, जब हम मिसलेनियस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि नॉन कंपाउंडेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्यों है। हमने वैसे भी स्टार मार्क करके रखा है। आते 78 क्वेश्चन पे, द ट्रिब्यूनल NCLT हैज़ पास एन ऑर्डर ऑन 18 दिसंबर, तो 18 दिसंबर को एक ऑर्डर पास किया विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो ऑर्डर पास किया पार्टी से कंसेंट लेकर, लोगों पार्टी से कंसेंट लेकर। तो क्या लिखा हुआ है कि पास ऑर्डर ऑन 18 दिसंबर 2019 विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है, इन्वॉल्व फॉर एप्लीकेशन फाइल बिफोर इट। मिस्टर रामा एग्री बाय द ऑर्डर। अब वो एग्रीड हो गया। अब क्यों एग्रीड हुआ? जब पार्टी से कंसेंट लेके ऑर्डर फाइल किया था तो उसने अपील फाइल कर दी अपीलेट ट्रिब्यूनल को 31 मार्च 2020 को। अब दिसंबर के बाद मार्च में क्या है, तो 45 दिन से ज़्यादा हो गए ना, जनवरी फरवरी मार्च 45 दिन से ज़्यादा हो गए। ठीक है, वो शोइंग सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले, ठीक है, वो चलो ठीक है, 45 दिन बीच में एक्सटेंड टू 45 डेज। ठीक है, अब करेक्ट आंसर बताओ कि क्या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता अपील? कायदे से तो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कंसेंट ऑफ द पार्टीज इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो वही बात है कि नो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब देखो ये तो बोल रहा है कि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, तो ये तो कोई कारण नहीं है। दूसरा नो ऐसा है कि ऑलरेडी मेड बाय डिले ऑफ 45 डेज, फर्दर डिले इज़ नॉट परमिसेबल। नहीं कर सकता क्योंकि फर्दर डिले परमिसेबल ही नहीं है, तो ये भी एक तरीका नहीं है, ये भी एक कारण नहीं है। ये तो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्डर पास विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो ये आंसर बनता है कि भैया ऑर्डर कंसेंट ऑफ द पार्टी से दिया गया। अब शेयर होल्डर ऑफ विमान कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, उसने एप्लीकेशन फाइल करी टू द ट्रिब्यूनल अंडर 241 में एप्लीकेशन फाइल करी इकाई के लिए रिलेशन टू मिसमैनेजमेंट। ठीक है, और ट्रिब्यूनल पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 420, ठीक है, और प्रोवाइड करे रिलीफ टू द शेयर होल्डर। अब ट्रिब्यूनल सिक्स टू अमेंड यूर सेड ऑर्डर, तो ट्रिब्यूनल चाह रहा है कि अपने ऑर्डर को अमेंड कर दे। तो किस सर्कमस्टेंसेस में ट्रिब्यूनल वुड बी एबल टू अमेंड द ऑर्डर, विद इन व्हाट मैक्सिमम पीरियड द ऑर्डर शैल बी अमेंडेड? तो अमेंडमेंट का मतलब होता है रेक्टिफिकेशन, और रेक्टिफिकेशन मतलब कि जब मिस्टेक अपेरेंट दिख रही ऑन रिकॉर्ड तो रेक्टिफिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, वो इधर 2 साल तक का टाइम लिमिट है। ठीक है, तो क्या लिखा है, अमेंडेड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। ठीक है, पर इधर 60 दिन देकर रखा है, ये नहीं आएगा।
ठीक है, 1 ईयर दे के रखा है, ये नहीं आएगा, 2 साल दे के रखा है, ठीक है। तो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, अपेरेंट दिख रहा है, ठीक है, वो 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, तो ये हो जाएगा सी आंसर इसका, ठीक है। तो 79 का सी आंसर हो जाएगा। 2 साल तक रेक्टिफिकेशन फिर कर सकता है। फिर आती है बात IBC वाले की क्वेश्चन की। एप्लीकेशन जो सेक्शन 9 के अंदर हुई थी, तो एप्लीकेशन सेक्शन 9 मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर, ठीक है। तो रहेजा हाउसिंग फाइनेंस ने करके रखी जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो इधर तो अपन ने पढ़ा है कि जो है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अगर कॉर्पोरेट डेटर है तो उस पर लग जाएगा, ठीक है। तो रहेजा हाउसिंग फाइनेंस ने करके रखा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर, और मखीजा डेवलपर्स लिमिटेड कॉर्पोरेट डेटर है। द एप्लीकेशन गॉट एडमिटेड, ठीक है, बाय द NCLT, और आफ्टर बीइंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राम को अपॉइंट किया एज एन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मखीजा डेवलपर लिमिटेड वांट टू मेक एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT, ठीक है, उस पर अपील करनी है एज ए, ठीक है। यू एज ए लीगल एडवाइजर टू मखीजा डेवलपर लिमिटेड, उसके आप लीगल एडवाइज़र हो, ठीक है। तो क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है अवेलेबल है उसके पास? तो सी, देखो अगर देखा जाए तो जो मखीजा डेवलपर्स लिमिटेड है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एप्लीकेशन करी थी, रहेजा ने फाइल करी है मखीजा डेवलपर्स के अगेंस्ट में, एप्लीकेशन को बाकायदा एडमिट भी कर लिया गया है NCLT में, बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT एडमिट कर लिया, क्योंकि उन्होंने 14 दिन के अंदर ऑर्डर इशू कर दिया, ठीक है। और आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, उसने फिर ऑर्डर इशू कर दिया, एप्लीकेशन एडमिट हो गई। अब जो है इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया। अब उसको अगर NCLT मुंबई के ऑर्डर के खिलाफ अपील करना है तो अपील तो कर सकता है 45 दिन में। तो इधर लिखा हुआ है कैन नॉट प्रेफर एन अपील, तो ये तो नहीं आता, ठीक है। और इधर अगर बात करें कैन नॉट प्रेफर एन अपील, तो ये भी नहीं आता, राइट। अब मे बी एबल टू प्रेफर एन अपील, ठीक है, अपील 45 दिन में, इधर 60 दिन लिखा हुआ है, इसलिए 45 दिन में अपील करना है, मे बी प्रेफर टू अपील, ये हो गई अपनी अपील, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमने बाकायदा कर लिए हैं क्वेश्चंस, राइट। अब इधर जो है हमको समझना पड़ेगा कि जो अच्छे MCQs है, इस MCQs को मार्क डाउन कर लो, ताकि जो है आपको बाद में रेफ़र करने में काम आए, ठीक है ना। और यही हमने मार्क करके रखे हैं जो आखिरी के MCQs है मिसलेनियस प्रोविजन की बेसिस पे, जिससे यूँ तो कंटेंट पूछा नहीं जाता है पर MCQs अच्छे पूछ लिए गए हैं। तो इस तरीके से हमने स्टार मार्क कर लिया है। होप सो आपको ये जो छोटा सा क्विक वीडियो है समझ में आया होगा, जहाँ पे हमने 10 MCQs को पढ़ा है, कुछ चीज़ों को हमने रट लिया है, कुछ चीज़ों को हमने समझ लिया है, और इस तरीके से जो है हमारा ये MCQ ओवर होता है। अगर आपको लग रहा है कि फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए एंड बताइए कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय।